हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी मौर्य प्रशासन से संबंधित, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने जिला प्रशासन के बारे में वर्णन किया, आपसे डिस्कस किया। इसके बाद में न्याय प्रशासन की व्यवस्था इनकी कैसी थी उसके बारे में वर्णन किया। ठीक है, तो न्याय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो एक बार रिवीजन कराते हुए आपको चलते हैं कि अगर न्याय प्रशासन की मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था की बात करते हैं तो न्याय प्रशासन जो है हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था क्या था, एक था एक था धर्मस्थी न्यायालय और दूसरा कौन सा था, कंटक शोधन न्यायालय। तो कंटक शोधन न्यायालय जो था, इसमें क्या था, इसमें जो है जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित होती थी उन बातों का, उन विवादों का निपटारा किया जाता था। वहीं पर अगर हम धर्मस्थी न्यायालय या फिर दीवानी न्यायालय की बात करते हैं कि धर्मस्थी न्यायालय को दीवानी न्यायालय के भी नाम से जाना जाता है, चाहे धर्मस्थी न्यायालय कहे या फिर दीवानी न्यायालय कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका जो दीवानी न्यायालय होता था, यहाँ पर राजस्व से संबंधित यानी कि टैक्स से संबंधित और खेती बाड़ी से संबंधित लेन देन, पैसे के लेन देन से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। वो कहाँ पर किया जाता था, तो वो दीवानी न्यायालय में किया जाता था। इसके बाद में दूसरा न्यायालय कौन सा था, तो दूसरा था फौजदारी न्यायालय, जिसमें कि लड़ाई झगड़े से संबंधित जो भी मामले निपटाए जाते थे तो वो कहाँ पर निपटाए जाते थे, वो फौजदारी न्यायालय में निपटाए जाते थे। और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात करते हैं कि फौजदारी और उसके दीवानी न्यायालय का प्रमुख कौन होता था, तो जो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था या जो न्याय सुनाता था उसको क्या कहते थे, उसको प्रदेष्टा कहते थे। क्या कहते थे, प्रदेष्टा। वहीं पर अगर दीवानी न्यायालय की बात करते हैं तो दीवानी न्यायालय का मुकदमा कौन देखता था या मुख्य रूप से कौन उसके जो फैसले सुनाता था, वो उसको व्यवहारिक कहते थे। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो छिटपिट झगड़े होते थे, छोटे मोटे झगड़े होते थे, तो वो ग्राम न्यायालय के अंतर्गत ही सारे झगड़े क्या कर दिए जाते थे, निपाट दिए जाते थे। फिर इसके बाद में हमने बात किया था जिला प्रशासन की बात की थी या नगर प्रशासन की बात की थी। तो नगर प्रशासन को हमने आपको क्या बताया था कि नगर प्रशासन बहुत इनका सुचारू रूप से चलता था। 6 समितियां होती थी जिनके माध्यम से नगर प्रशासन चलाया जाता था। वो 6 समितियां कौन कौन सी थी कि मैंने आपको बताया था, पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो जो 6 समितियां होती थी, तो प्रत्येक समिति के अंतर्गत 5 सदस्य कार्यरत होते थे, यानी 5 कर्मचारी कार्यरत होते थे एक समिति के अंतर्गत। अगर टोटल सदस्य पूछता है कि जो नगर प्रशासन में जो समितियों के जो टोटल सदस्य थे तो वो कितने थे, वो 30 थे। क्योंकि एक समिति में 5 सदस्य काम करते थे, तो समितियां कितनी थी, 6 थी। तो 6 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। तो अगर टोटल सदस्यों की संख्या पूछता है कि नगर प्रशासन की समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 30 थी। लेकिन अगर समितियों की बात करता है कि समितियों में, एक समिति में कितने सदस्य कार्यरत थे, तो वो क्या होगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, 5 सदस्य होते थे। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम चलते हैं कहां पर, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हमारा आज टॉपिक क्या है, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित। और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से कर लगते थे उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। गुप्तचर व्यवस्था आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मतलब एक गुप्तचर की मतलब इस किसी भी राज्य में क्या हो रहा है इसका जो गुप्त तरीके से जानकारी करना। तो कुछ ऐसे सदस्यों को मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नियुक्त किया गया था जो कई सारे वेश धारण करके अपने राज्य की व्यवस्था में कोई उनके खिलाफ, सम्राटों के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है या फिर अन्य कोई दूसरे नजरिए से तो नहीं देख रहा है। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत बेहतर तरीके की थी। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य
जो था तो बहुत आगे तक फूला फला। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था, मैंने क्या बताया कि बहुत अच्छी थी। अगर गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में कि गुप्तचर को क्या कहा है, मेगास्थनीज ने क्या कहा है? तो मेगास्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा है। क्या कहा है? ओवरसियर कहा है। इसके बाद में स्ट्रैबो हैं, तो स्ट्रैबो ने क्या कहा है इन गुप्तचरों को? तो इन गुप्तचरों को स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर की संज्ञा दी है। क्लियर हुआ? तीन तरीके की पुस्तकों में इनके स्रोत मिलते हैं और तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। वहीं पर अगर मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने क्या कहा है? ओवरसियर कहा है। वहीं पर अगर स्ट्रैबो की बात करते हैं तो स्ट्रैबो ने इनको किसकी संज्ञा दी है? इंस्पेक्टर की संज्ञा दी है। तो ये थे गुप्तचर। ठीक है, अब इनके प्रकार की बात करते हैं कि जो मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था थी वो कितनी प्रकार की थी। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे? वो दो प्रकार कौन कौन से थे? एक था संस्था और दूसरा था क्या? संचरा। एक था संस्था और दूसरा क्या था? संचरा। अब संस्था क्या है, संचरा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो संस्था गुप्तचर होते थे, ये संस्था वाले गुप्तचर एक जगह पर रह करके इनके लिए एक प्रॉपर प्लेस जो है निर्धारित कर दिया जाता था कि आप इस जगह फला जगह पर रह करके यहाँ चारों तरफ की जो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं ये गुप्त रूप से राजा तक इन लोगों को पहुंचाना होता था। इनकी एक जगह निर्धारित होती थी, चाहे वो दरबार हो या अन्य कोई राज्य हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई ऐसा स्थान हो, वो स्थान निर्धारित कर दिया जाता था। किसके लिए? संस्था के गुप्तचरों के लिए। वहीं पर अगर संचरा की बात आती है तो ये संचरा का मतलब है कि गुप्तचर तो ये भी थे लेकिन ये लोग घूम फिर करके यानी टहल फिर करके, मतलब कि ये लोग इधर उधर टहल करके ये जो है गुप्तचरी की व्यवस्था करते थे। ये जैसा कि ये जो संस्था है ये एक जगह पर टिके रहते थे संस्था गुप्तचर। वहीं पर ये जो संचरा गुप्तचर होते थे तो आज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, परसों दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से ये लोग घूम घूम करके क्या करते थे? गुप्तचरी किया करते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संस्था और संचरा में दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में गुप्तचरी का काम क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते थे? तो जी नहीं, गुप्तचरी का काम महिला और पुरुष दोनों करते थे। और प्लस साथ में कौन? गणिकाएं भी करती थी। गणिकाएं भी करती थी। आप सोच रहे होंगे गणिकाएं क्या होती हैं? गणिकाएं होती हैं जो इस समय जो वैश्या होती थी, हम कहेंगे अगर वैश्या की संज्ञा देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, तो वैश्या कहें या गणिकाएं कहें वो बात एक ही है। तो ये इस तरीके की इनकी गुप्तचर व्यवस्था थी जो मौर्य प्रशासन में बहुत ही उच्च कोटि की थी। अब आते हैं हम क्या कि मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस पर टिकी हुई थी? तो मौर्य प्रशासन की जो अर्थव्यवस्था थी वो भूमि पर टिकी हुई थी। किस पर टिकी हुई थी? भूमि पर टिकी हुई थी। तो इस समय जो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भूमि कितनी प्रकार की होती थी? वो दो प्रकार की होती थी। एक होती थी निजी भूमि और दूसरी होती थी कौन सी? राजकीय भूमि। निजी भूमि मतलब खुद की भूमि और राजकीय भूमि मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य थी यानी सरकार की भूमि होती है वो क्या होती है? उसको राजकीय भूमि कहते हैं। इसके बाद इसके जो निजी भूमि से आय मिलती थी, जो निजी भूमि से आय प्राप्त होती थी तो उसको क्या कहते थे? उसको भाग के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? भाग के नाम से जाना जाता था। किंतु जो राजकीय भूमि से राजा को आय प्राप्त होती थी तो उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको सीता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? सीता के नाम से जानते थे। भाई जो निजी भूमि है
और राजकीय भूमि है। आखिरकार गवर्नमेंट को टैक्स तो दोनों जगह से वसूल करना है ना, तो इनका अलग अलग ब्यौरा होता था कि जो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसका अलग ब्यौरा रखते थे, उस आय को सीता के नाम से जानते थे। वहीं पर अगर निजी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी तो उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको भाग के नाम से जानते थे। इसके बाद में कर, अब इस समय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कर भी लागू किए गए थे। और ये कर कैसे थे, करों के स्रोत की अगर बात करते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इंडिका से, मेगस्थनीज की इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इन दोनों पुस्तकों से जो मौर्य प्रशासन के कर से संबंधित जो बातें थी इन्हीं पुस्तकों में मिलती हैं। लगभग लगभग कोई भी चीज है, हमने पूरा मौर्य प्रशासन पढ़ा दिया, इसके बाद में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक ये जितनी भी बातें हैं, तो मोस्टली जो है ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से अधिकतर जो है मौर्य प्रशासन से ही संबंधित बातें पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि करों के प्रकार कितने होते थे, तो कर भी कई प्रकार के होते थे। जैसे एक सिंचाई कर होता था, ठीक है, सिंचाई कर होता था जिससे खेतों को पानी दिया जाता था। तो इस सिंचाई कर को क्या बोलते थे, उदयक कर बोलते थे। क्या बोलते थे, उदयक कर बोलते थे। और ये सिंचाई कर भी दो तरीके की होती थी। ये कैसी होती थी, ये सिंचाई कर होती थी, एक राजकीय जो है कर होता था, राजकीय सिंचाई होती थी। और दूसरी कौन सी होती थी, निजी सिंचाई। मतलब कि जैसे जो लोग सक्षम थे तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि अपने आप जो है इस तरीके से व्यवस्था कर ली, ट्यूबवेल लगवा लिया या नहरों के द्वारा। तो ये लोग सक्षम होते थे तो ये अपने निजी पैसे से खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन जो लोग गरीब होते थे तो कुछ सरकार द्वारा यानी कि राजा के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। तो वो कौन सी व्यवस्था कहलाती थी, वो राजकीय सिंचाई कहलाती थी, जो राजा के द्वारा व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम थे, जो खुद करते थे, तो उसको किस नाम से जाना गया है, तो वो निजी सिंचाई के नाम से जाना जाता था। तो जो राजकीय सिंचाई कर होता था तो ये इस पर टैक्स कम लगता था। और अगर जो निजी सिंचाई होती थी तो इस पर, सॉरी, जो राजकीय कर होता था इस पर टैक्स कम लगता था। और जो जो निजी सिंचाई होती थी इस पर टैक्स जो है क्या कैसा लगता था, इस पर ज्यादा टैक्स लगता था। ठीक है, समझ गए ना आप। इसके बाद में आता है उत्संग कर। ये उत्संग कर क्या है, इसके बारे में हम आपसे जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्संग कर होता था कि प्रजा के द्वारा राजा को दिया गया उपहार होता था। कि मतलब प्रजा जो भी उपहार देती थी राजा को, तो उसको किस नाम से जानते थे, उसको उत्संग के नाम से जानते थे। अब आता है कौन सा, प्रणय कर भी इस समय एक लगता था। जो मौर्यकालीन जो महत्वपूर्ण कर था वो कौन सा था, तो ये आपातकालीन कर था। कौन सा, प्रणय कर। प्रणय कर को और किस नाम से जानते हैं, तो ये प्रणय कर किसका था, तो ये आपातकालीन कर था। ये इसका साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि आपातकालीन कर केवल एक बार ही लगता था। मतलब कि पूरी लाइफ में आपातकालीन कर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लगता था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक आता है बलि कर। ये बलि कर कौन होता था, तो ये धार्मिक कर होता था। बलि कर धर्म से संबंधित होता था। वहीं पर अगर हिरण्य कर की बात करते हैं कि हिरण्य कर कौन सा था, तो हिरण्य कर ये नगद रूप में राजा को दिया जाता था। अब आता है विष्टि कर। विष्टि कर कौन सा होता था, ये बेगार कर होता था। बेगार कर कैसा, कि इस समय बेगार करनी पड़ती थी, तो अगर आप बेगार से बचना चाहते हैं तो आपको कर पे करना होता था, तब आप जो है बेगार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विष्टि कौन सा कर होता था, तो ये बेगार कर होता था। तो इस तरीके से जो मौर्य प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कर थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब बात आती है किसकी, सिक्कों की। तो सिक्के मौर्य प्रशासन में कौन कौन से होते थे, तो पहली चीज तो सिक्कों की ढलाई के लिए टकसालों की व्यवस्था की गई थी। ये टकसाल क्या होते थे, जहां पर सिक्के ढाले जाते थे।
क्लियर हुआ? जहां पर सिक्के ढाले जाते थे वहां उनको क्या कहा जाता था? टकसाल कहा जाता था। और जो लक्षणाध्यक्ष था, मैंने क्या बताया था कि मेघ जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें हमने कितना बताया था कि 27 या 28 अध्यक्ष मिले हैं। तो उन्हीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको याद होगा, तो मैंने एक लक्षणाध्यक्ष के बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया था कि लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये जो टकसाल का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। अब बात आती है कि जो रूप दर्शक शब्द आता है, एक रूप दर्शक किसे कहते हैं? तो जब सिक्के बन करके तैयार होते थे तो एक अधिकारी होता था, तो वो उसका उन सिक्कों का निरीक्षण करता था कि कहीं सिक्कों में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उस निरीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? रूप दर्शक कहा जाता था। क्लियर हुआ? रूप दर्शक, लक्षणाध्यक्ष कौन था? सिक्कों का निरीक्षण करने वाला। फिर रूप दर्शक कौन था? ये सॉरी, लक्षणाध्यक्ष होता था सिक्कों का प्रमुख, वहीं पर रूप दर्शक कौन होता था? सिक्कों का निरीक्षण करने वाला कौन अधिकारी होता था? वो रूप दर्शक होता था। अब एक आता है स्वर्ण सिक्का। तो स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे मौर्य काल में? तो स्वर्ण सिक्के को निष्क के नाम से जानते थे। क्या, किस नाम से जानते थे? निष्क के नाम से जानते थे। इसी निष्क के बारे में हमने, जब मैं वैदिक काल पढ़ा रही थी तो ये निष्क जैसा शब्द आया था। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये निष्क क्या होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये निष्क क्या था। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यही निष्क जो है गले का हार होता था, महिलाओं के गले का हार होता था, जिसे निष्क कहा जाता है। और मैंने आपको कोरिलेट भी किया हुआ था कि गले के हार को किस नाम से जानते हैं? वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो वो निष्क के नाम से जानते थे। और आपको हमने कोरिलेट करके बताया हुआ था कि यही निष्क मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो ये जो स्वर्ण का सिक्का होता था उसको निष्क कहते थे। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे मौर्य काल में? तो चांदी के सिक्के को धरण भी कहते थे, पण भी कहते थे, रुपये भी कहते थे और रूपक भी कहते थे। चांदी के सिक्कों के 4 नाम, धरण, पण, रुपये या रूपक, ये चांदी के सिक्कों के नाम है। ठीक है। अब ये जो सिक्के होते थे इन पर कोई भी आकृति तो होती थी लेकिन कोई लेख नहीं होता था। आकृति तो होती थी लेकिन लेख नहीं होता था। तो आपके समक्ष क्वेश्चन आता है कि आकृति तथा लेख युक्त सिक्के किसने चलाए हैं? तो हिंद यवनों ने चलाए थे, जो कि बाद में मौर्योत्तर काल के समय जब हम पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो अगर ये आकृति और लेख युक्त सिक्के की बात करते हैं कि ये कब चलाया गया, किसने चलाया, तो हिंद यवनों ने इसके सिक्के को चलाया था। लेकिन अगर जहां पर मौर्य काल की बात आती है कि मौर्य काल में सिक्कों में आकृति तो पाई जाती थी लेकिन ये लेख युक्त सिक्के नहीं होते थे, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता था, लेख विहीन सिक्के होते थे। अब इसके बाद में हमने चर्चा किया सोने के सिक्के को निष्क, चांदी के सिक्के को पण, धरण, रुपये या रूपक। वहीं पर अगर तांबे का सिक्का आता है तो तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? माशक या काकड़ी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? माशक या काकड़ी के नाम से जानते थे। और ये माशक बड़ा सिक्का होता था और ये जो काकड़ी होता था ये छोटा सिक्का होता था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इन सिक्कों के बारे में। अगर आप 1 से 2 बार ये 2 से 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते ही हमने इतने सरल शब्दों में डिस्कस किया है आपके साथ कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद में एक कर और लगता था, बिक्री कर लगता था। तो बिक्री कर भी कई तरीके से होता था। जो देश की जो मतलब देसी वस्तुएं थी, यानी अपने ही राज्य में जो वस्तुएं बनती थी उन पर टैक्स कितना लगता था? तो उन पर 4% टैक्स लगता था। वहीं पर जो विदेशों से जो वस्तुएं आयात की जाती थी तो उन पर 10% कर लगता था। और कौटिल्य ने कर के बारे में क्या बताया है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो कर लगता था वो 15% लगता था। कितना लगता था?
15% लगता था। तो इस तरह से जो बिक्री कर थे 3 तरीके के थे। जो देशज वस्तुओं पर कर लगता था 4% लगता था। विदेशी वस्तुएं यानी आयातित वस्तुएं थी, उन पर कितना लगता था कर? तो उन पर लगता था 10%। वहीं पर अगर कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करते हैं, उनमें 15% कर जो है लगाया जाता था, ऐसा उल्लेख पाया गया है। अब जो मौर्य साम्राज्य में पैमाना भी पाया गया है, वो कौन कौन से पैमाना पाए गए हैं? भूमि का पैमाना, अनाज का पैमाना और वर्षा का पैमाना। पैमाना मतलब मेजरमेंट, मेजर करने के लिए। तो भूमि के पैमाने को क्या बोलते थे? तो वो निवर्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवर्तन कहा जाता था। और अनाज की माप किससे की जाती थी? तो वो द्रोण से की जाती थी। इसके बाद में अगर वर्षा की माप करनी होती थी कि वर्षा कितनी हुई है, तो वो किससे की जाती थी? अरत्नी के द्वारा की जाती थी। तो ये 3 तरीके के पैमाने मौर्य साम्राज्य में पाए गए हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी चीज में डाउट है, तो पहले मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप 2 से 3 बार हमारे वीडियोस को देखें। अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। लेकिन जाने के पहले ये जरूर कह देंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। और तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।